वो रात 28 और 29 सितंबर 2016 की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सीमा के पास कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में दुनिया को कुछ घंटों बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक पूरा ऑपरेशन एक गहरी खामोशी में लिपटा हुआ था। दिल्ली के एक कमरे में कुछ लोग बैठे थे, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक फैसला, और वो फैसला भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक सैन्य अभियान की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जिसका नाम है अजीत कुमार डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें कई लोग भारत का असली जासूस कहते हैं। और ये कहानी तब से और भी चर्चित हो गई है जब से फिल्म धुरंधर 2 ने दर्शकों को फिर से रणनीतिक, खुफिया और गुप्त अभियानों की दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी कहानी अचानक शुरू नहीं होती। सितंबर 2016 से पहले के महीने भारत के लिए काफी मुश्किल थे। 18 सितंबर 2016 को उरी, जम्मू और कश्मीर में एक सेना के अड्डे पर अचानक हमला हुआ। सशस्त्र आतंकियों ने भोर से पहले उस अड्डे में घुसकर 19 भारतीय जवानों को शहीद कर दिया। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी। पूरा देश शोक में था और गुस्से में भी। सरकार पर दबाव था, मीडिया पर दबाव था, और सबसे ज्यादा दबाव था उन पर जिन पर हमेशा होता था, अजीत डोभाल पर। अजीत डोभाल का नाम सुनते ही एक अलग तस्वीर उभरती है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। लेकिन उनकी असली पहचान उस काम में छुपी है जो कभी आधिकारिक रूप से रिपोर्ट नहीं हुआ। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल भेस बदलकर काम में गुजारे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और कई संवेदनशील इलाकों में। उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद अपनी खुफिया जानकारी और मैदानी अनुभव को फैसलों में सीधे इस्तेमाल करते हैं। यही उन्हें अलग बनाता है। उरी हमले के बाद भारत के सामने 3 रास्ते थे। पहला, कूटनीतिक जवाब दो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बात करो, प्रतिबंधों की बात करो। दूसरा, कुछ मत करो क्योंकि तनाव बढ़ाना खतरनाक है। और तीसरा, वो करो जो पहले कभी खुलकर नहीं किया गया था। लेकिन तीसरा रास्ता इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, कोई भी गलत कदम एक बड़े संकट में बदल सकता था। इसलिए एक ऐसी योजना बनाना जरूरी था जो सटीक हो, सीमित हो और रणनीतिक रूप से मजबूत हो। यही वो वक्त था जब सुरक्षा बैठकों का एक सिलसिला शुरू हुआ। रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सब एक साथ। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत डोभाल इन चर्चाओं में केंद्रीय भूमिका में थे। उनका काम था खुफिया जानकारी को सैन्य योजना के साथ जोड़ना, यानी ये समझना कि दुश्मन कहाँ है, क्या कर रहा है और प्रतिक्रिया क्या होगी। ये बैठकें गोपनीय थीं, लेकिन उनका असर बाद में सबने देखा। अब एक और परत समझना जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक रात की योजना नहीं थी, महीनों की खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उन ठिकानों का डेटा था जहां से आतंकियों को प्रशिक्षण देकर सीमा पार भेजा जाता था। भारतीय सेना के पास सटीक निर्देशांक थे। उन्हें पता था कि कब हमला करना है, कहाँ करना है और किस तरह से करना है ताकि आम नागरिकों को नुकसान ना हो। लेकिन फैसला लेना अलग बात है, अंजाम देना अलग। 29 सितंबर की रात तड़के के घंटों में भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में दाखिल हुईं। एक साथ कई ठिकानों पर हमले हुए। अभियान कुछ घंटों में पूरा हो गया और पूरी दुनिया में 1 घंटे तक किसी को खबर नहीं थी। ये भारत की सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय था। लेकिन दुनिया का ध्यान तभी गया जब सैन्य अभियान निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन की और आधिकारिक रूप से पुष्टि की। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लक्ष्य निष्क्रिय किए गए और भारतीय जवान सुरक्षित लौट आए। पाकिस्तान ने शुरुआत में इनकार किया, कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, उपग्रह तस्वीरों और बाद की कई स्वतंत्र रिपोर्टों ने भारत के दावे को समर्थन दिया। भारत का संदेश स्पष्ट था, अब जवाब दिया जाएगा। और ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये एक व्यापक रणनीतिक संचार था जो पूरी दुनिया को दिया गया। अजीत डोभाल की भूमिका इस पूरे प्रकरण में क्या थी? आधिकारिक रूप से उनका काम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का है, नीति सलाह, खुफिया समन्वय और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को परिभाषित करना। लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि डोभाल सिर्फ मेज पर बैठकर काम करने वाले नहीं हैं। उनकी खुफिया पृष्ठभूमि उन्हें जमीनी हकीकत को एक अलग नजरिए से समझने की ताकत देती है। कई विश्लेषकों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सार्वजनिक मंचों पर यह बात कही है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों की सफलता में रणनीतिक खुफिया जानकारी का योगदान उतना ही बड़ा होता है जितना कि सैन्य कार्रवाई का। कहाँ हमला करना है, कब करना है और किस तरह से करना है ताकि तनाव ना बढ़े, ये सब खुफिया आधारित फैसले होते हैं।
डोभाल का करियर देखा जाए तो वो खुफिया ब्यूरो में काफी लंबे समय तक रहे। पाकिस्तान में भेस बदलकर काम, उत्तर पूर्व में उपद्रव निवारण, पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान। उनका मैदानी अनुभव सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक है। और 2014 में जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने तो भारत की सुरक्षा नीति में कुछ बदलाव साफ दिखे। और यही वो संबंध है जो धुरंधर 2 जैसी फिल्म को प्रासंगिक बनाता है। सिनेमा में जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, लेकिन उनके पीछे की असली दुनिया की जटिलता वास्तविक होती है। जब दर्शक एक गुप्त अभियान चलाने वाले की कहानी देखते हैं जो दुश्मनों के बीच रहकर काम करता है, जानकारी जुटाता है, रणनीति बनाता है, तो वो कोई कल्पना नहीं देख रहे, वो एक ऐसी दुनिया की झलक देख रहे हैं जो मौजूद है, सिर्फ कैमरों के सामने नहीं आती। भारत में खुफिया एजेंसियों और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय कभी भी खुलकर चर्चा में नहीं आता। इसलिए जब कोई फिल्म या वृत्तचित्र इस दुनिया को खोजता है तो जिज्ञासा स्वाभाविक है। कौन है वो लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं? कैसे होते हैं उनके फैसले? क्या होता है जब खुफिया जानकारी विफल हो जाती है? उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रकरण सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं था, इसका एक व्यापक भू राजनीतिक असर भी हुआ। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि नियंत्रण रेखा पार करके हमले हो सकते हैं अगर उकसावा काफी बड़ा हो। ये नीति में एक स्पष्ट बदलाव था, रक्षात्मक से सक्रिय की ओर। पड़ोसियों ने ध्यान दिया, मित्र देशों ने ध्यान दिया और विरोधियों ने भी। बाद के वर्षों में जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ और बालाकोट हवाई हमले हुए तो ये स्पष्ट हो गया कि 2016 का तरीका एक अलग थलग घटना नहीं थी, ये एक विकसित होती रणनीति का हिस्सा था। हर अभियान अपने पहले वाले से सीखता है, हर फैसला पहले के फैसलों की नींव पर खड़ा होता है। आज जब हम 2026 में बैठकर इस प्रकरण को देखते हैं तो कुछ सवाल उभरते हैं। क्या सर्जिकल स्ट्राइक ने दीर्घकालिक शांति की ओर कोई कदम बढ़ाया, या ये एक चक्र का हिस्सा है जो अभी भी जारी है? खुफिया जानकारी और कूटनीति में संतुलन कहाँ होता है? और जब एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोई फैसला करता है तो कितनी भारी जिम्मेदारी होती है उनके कंधों पर? ये जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। लेकिन जो बात इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है, इतिहास सिर्फ बड़े युद्धों में नहीं बनता। कई बार इतिहास एक कमरे में बनता है, एक रात में बनता है, कुछ लोगों के बीच होने वाली एक गुप्त बातचीत में बनता है, जिनका नाम कभी सुर्खियों में नहीं आता, जिनका काम कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं होता। वो लोग भी इतिहास के शिल्पकार होते हैं। अजीत डोभाल, चाहे आप उनके बारे में कुछ भी सोचें, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भारत की सुरक्षा संरचना को सीधे प्रभावित किया है। ये बात कई शोधकर्ताओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों और रणनीतिक विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से कही है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। धुरंधर 2 से लेकर असली भू राजनीति तक भारत की खुफिया और गुप्त अभियानों की दुनिया के बारे में जन जिज्ञासा फिर से अपने उच्चतम स्तर पर है। तो आप ही बताइए, क्या आप सोचते हैं कि अगर उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती तो भारत की सुरक्षा नीति आज कैसी होती? और क्या सिनेमा हमें असली खुफिया दुनिया को समझने में सच में मदद करता है या सिर्फ मिथक बनाता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपको रोचक लगी तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और भी प्रकरण आने वाले हैं जो इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जो अक्सर बंद ही रहते हैं।